का ये जो स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आप देखे होंगे, थंबनेल में ही बता दिए थे, गारंटी दिए थे और चैलेंज भी दिए थे कि 2022 में इसके अलावा दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। इसका जो चैलेंज मैंने दिया, और इसमें जैसा कि कोई फेक नहीं है, बहुत सारे फेक वीडियो आते हैं, ये पूछा जाएगा, यही रहेगा, वो रहेगा। आप इसको देखें, और अगर नहीं आया तो मैं आपको मोबाइल नंबर, मेरे नंबर पे मैं यहाँ पे नंबर एक मेंशन कर दे रहा हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, एक नंबर मैं दे रहा हूँ, उस पे कॉल करके आप मतलब आप जो कहिएगा करने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन इसको आप देखेंगे, आपको बिहार बोर्ड में क्या है, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस बार 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये ही क्वेश्चन रहेंगे। और इसके साथ आप इसको क्या करेंगे, जैसे वाणी कब विष के समान हो जाती है ना, ये क्वेश्चन आप देखिए। इसका जो है, आप ये वीडियो देखिए मत, आप वीडियो देखिए मत, सुन लीजिए बस। आप ऐसा कीजिए कि इसका आंसर मैं अभी अभी बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा आप बस इस पर एक बार ध्यान देंगे। पूरा का पूरा क्वेश्चन मैं डील कर रहा हूँ यहाँ पे, बस इसको ध्यान से आप बस सुनिए। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मोबाइल बगल में रख दीजिए और बस सुनते जाइए, जैसे आप कोई गाना, कोई न्यूज़ सुनते हैं ना, वैसे। आपको ये भी मैं बता रहा हूँ कि हर हाल में ये टोटल क्वेश्चन आपको याद मैं करा दूंगा अभी के अभी। तो बस चलिए, अंत तक आप देखते रहिए, निश्चित रूप से पूरा क्वेश्चन मैं याद करा दूंगा। और ये आप निश्चित रूप से समझ लीजिए कि यही आएगा ही आएगा। 2022 का ये क्वेश्चन जो है, एकदम चैलेंज के साथ मैं बोल रहा हूँ, यही आएगा। चलिए तो शुरू हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन, बस आप मोबाइल देखिए नहीं, बस इसको सुनिए, केवल साउंड सुनते रहिए। जिस तरह गाना, न्यूज़ वगैरह सुनते हैं ना, सेम टू सेम वैसा ही सुनते रहिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, वाणी कब विष के समान हो जाती है। गुरु नानक का लिखा हुआ, वाणी कब विष के समान हो जाती है। इसमें आपने देखा, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यहाँ पे राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा से लिया। वाणी कब विष के समान हो जाती है, ये थोड़ा सा देख लेंगे। तो यहाँ जिस वाणी में राम का नाम न हो, वो वाणी विष के समान हो जाती है, क्योंकि उस वाणी में सत्य की कमी होती है और मधुरता की कमी होती है। वह वाणी जो है विष के समान हो जाती है, क्योंकि हम बोलते हैं तो उसमें क्रोध, काम वगैरह सब कुछ इसमें समाहित हो जाता है। लेकिन जब राम के नाम उसमें आ जाता है तो उसमें जो है सत्य और मधुरता अपने आप आ जाती है। इसलिए गुरु नानक ने कहा है कि वाणी जो है विष के समान हो जाती है, जिस वाणी में राम का नाम न हो। चलिए, अब आता है, बेटे के आंख में आंसू कब आ जाते हैं। बेटे के आंख में आंसू कब आ जाते हैं, ये देखेंगे। बेटे के आंख में, तो ये अक्षर ज्ञान शीर्षक अनामिका का लिखा हुआ, बेटे के आंख में आंसू कब आ जाते हैं। तो बच्चा जब क से लेकर अंग तक लिखता है तो जैसे तैसे तो प्रयास कर लेता है ना, लेकिन अंग लिखते समय उससे वो सधता नहीं है। अंग लिखने के लिए वो लिख नहीं पाता है, क्योंकि अंग क्या करता है, तो ड लिखता है, और ड के बगल में जो बिंदु होता है तो बच्चा समझता है कि ये जो है माँ का गोद है ड, और उसमें बैठा हुआ स्वयं को समझता है। और लाख प्रयास करने के बाद भी जब अंग नहीं लिख पाता है तो बेटे के आंखों में आंसू आ जाते हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देता हूँ, आप बस सुनते रहिए, देखने का जरूरत नहीं है, लास्ट तक देखेंगे पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। आज आंसर भी क्लियर हो जाएगा आपके सामने। मनुष्य बार बार जो है, आप तीसरा देखेंगे, मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है। ये जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं, द्विवेदी जी का लिखा हुआ है ना। ये मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है, तो मनुष्य, ये नाखून जो है पशुता की निशानी है, पशुता की निशानी है नाखून, है ना। और मनुष्य को यह बात सहन नहीं होती है कि उसके अंदर पशुता की कोई निशानी शेष रह जाए, इसलिए जो है वह नाखून को बार बार काट देता है। नाखून को बार बार काट देता है क्योंकि उसे इस बात का सहन नहीं होता है, क्योंकि अब मनुष्य जो है, पहले प्राचीन काल में जो है वह वनमानुष था, लेकिन अब जो है वह सोचता है कि मनुष्य हो गया और कोई भी पशुता की निशानी अवशेष उसके अंदर न रह जाए, इसलिए मनुष्य बार बार नाखून को काट देता है। ये हो गया तीसरा। अब चौथा, कभी वृक्ष को बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है। कवि, ये एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ से लिया गया है। ये कवि जो है कहता है कि बूढ़ा चौकीदार, वृक्ष को क्या बोलता है, बूढ़ा चौकीदार की संज्ञा देता है।
चूँकि इसमें कहता यह है कि जिस प्रकार एक बूढ़ा चौकीदार दिन रात घर के आगे एक समान हर सीज़न या जो भी हो, जाड़ा गर्मी बरसात, हर तरह से वह बैठकर एकटक अपने जो है कर्मों को करता है सीधा खड़ा होकर के, वैसे ही ये वृक्ष भी अपने जैसे जहाँ खड़ा रहता है सहज रूप से एक जगह खड़ा रहता है। एक चीज़ और बता दें कि वृक्ष जिस तरह से उसकी टहनियाँ निकलती है और वो राइफल की भांति होती है, ठीक उसी प्रकार बूढ़ा चौकीदार के हाथों में राइफल होता है और वृक्ष के जो ऊपर फूल लगे होते हैं वह उसकी पगड़ी होती है। वैसे ही बूढ़ा चौकीदार के माथे पर जो है एक पगड़ी होती है। इन सब चीज़ों को देखने के बाद यहाँ पर एक वृक्ष की हत्या शीर्षक में कवि ने वृक्ष को बूढ़ा चौकीदार कहा है, क्योंकि बूढ़ा चौकीदार में बहुत ऐसी बातें हैं जो वृक्ष से सिमिलर वो मिलती है। तो ये सारी बातों को लेकर कवि ने वृक्ष को बूढ़ा चौकीदार कहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रंगपा कौन था? दही वाली मंगमा शीर्षक पाठ से लिया गया है। रंगपा कौन था? सुनते रहिएगा, बस सुनते रहिए। जिस तरह से आप कोई मूवी या कोई गाना सुनते हैं तो यहाँ देखते रहिएगा लास्ट तक। रंगपा कौन था और मंगमा से क्या चाहता था? तो रंगपा जो था मंगमा के ही गांव का एक अय्याश और मतलब जुआरी शराबी किस्म का एक जो है व्यक्ति था, जो मंगमा से उसके जमा धन को हड़पना चाहता था और उधार में कुछ रुपए वह चाहता था कि उससे रुपए लेकर के जो है उससे हड़प लें। तो मंगमा जो है क्या है, एक वहाँ का प्रमुख पात्रा है जो अपना धन जो है जमा की हुई थी उसी पर रंगपा का नज़र था, है ना। तो रंगपा जो है उसी धन को हड़पना चाहता था। रंगपा क्या था? मंगपा मंगमा के गांव का ही एक अय्याश जुआरी और शराबी, है ना, एक व्यक्ति था। चलिए अब हो गया। अब आगे देखेंगे, दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कौन है? दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर की बात करें तो ये राष्ट्रकवि दिनकर जी ने कहा है कि आज के देवता जो है खेतों और खलिहानों मिलेंगे। जैसे शुरू में आपने देखा होगा कि आरती लिए किसे ढूंढता है मूर्ख, है ना। मंदिरों में राजप्रसादों में देवता मिलेंगे कहाँ तुम्हें? खेतों में खलिहानों में, कहीं गिट्टी तोड़ रहे हैं सड़कों पर, ये देवता मिलेंगे। तो दिनकर की दृष्टि में आज के देवता वह मेहनत कश मजदूर हैं जो खेतों खलिहानों में काम करते हैं, सड़कों पर गिट्टी तोड़ते हैं। वह देवता जो है आज के देवता वो हैं। दिनकर की दृष्टि में आज के देवता वो हैं। और वे कहाँ मिलेंगे? खेतों में, खलिहानों में, सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं, वहाँ मिलेंगे ये देवता। तो ये दिनकर जी का जो है ये इन्होंने कहा है कि आज के देवता कौन हैं और कहाँ मिलेंगे। चलिए थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, उसके बाद खुद से आप क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे, चूँकि यही आने ही वाला है, दूसरा आएगा नहीं। इसमें से 10 क्वेश्चन जो पूछा जाता है वही 10 क्वेश्चन का 10 क्वेश्चन आपको इसी में रहेगा। बस आप एक बार सुनते रहिए, लास्ट तक सुनते रहिए, बस कुछ करना नहीं है। मोबाइल तो आप साइड में रख दिए हैं और आराम से सुन रहे हैं। आशा है कि ऐसा कर रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ होंगे? तो ये जो है भीमराव अम्बेडकर जी का लिखा हुआ है, बहुत ही इजी है। लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन गांव में हो सकते हैं ना, गांव में ही सच्चे भारत के दर्शन हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ का जो है, यहाँ पर जो संसाधन है प्राकृतिक संसाधन से परिपूर्ण है ये पूरा गांव जो है, इसलिए ये कहा गया है लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन गांव में हो सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी का चरित्र चित्रण करें। तो यहाँ लक्ष्मी का चरित्र चित्रण करना है। तो लक्ष्मी जो है बहुत ही कर्मठ एक महिला है और इसका पति लक्ष्मण जो है कहाँ रहता है? कलकत्ता में काम करता है। फिर भी वहाँ जो कुछ भेजता है तो लक्ष्मी को वह काफ़ी नहीं है घर परिवार चलाने के लिए। तो लक्ष्मी क्या करती है? गांव के जमींदार के यहाँ क्या करती है? कुछ छीट-फूट काम करके क्या करती है? छीट-फूट काम करके अपना और अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करती है। बहुत ही कर्मठ और मेहनती ये जो है महिला है। लक्ष्मी का चरित्र चित्रण कर देना है। आप देखेंगे कितने शब्दों में देता है उतना आपका आप देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन था, बहादुर जो है अपने घर से क्यों भाग गया था? तो थोड़ा सा बोलेंगे आपको समझ में आ जाएगा। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? बहादुर के पिता का देहांत जो है एक युद्ध में हो गया था। तब से उसकी माँ भी जो है बहादुर का लालन पालन करती थी, बहादुर का लालन पालन, और चाहती थी कि वो जो है कोई काम धाम करे, लेकिन बहादुर बराबर शरारत करता रहता था
माँ उसकी गुस्सैल स्वभाव की थी और बात बात पर उसको पीटा करती थी। एक बार की बात है कि बहादुर ने उस भैंस को बहुत मार मारा जिसको उसकी माँ बहुत प्यार करती थी, और इस प्रकार माँ ने क्या किया, बहादुर को उस भैंस से भी दुगुनी पिटाई कर दी, और इस तरह से बहादुर का जो है माँ के प्रति मन फट गया और वह घर छोड़कर भाग गया। ये देखेंगे बस, उसके बाद आप क्लियर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, खोखा किन मामलों में अपवाद था? ठीक है ना, सुन रहे होंगे। चलिए, सुन रहे हैं तो सुनते रहेंगे लास्ट तक, कोई ये नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, कान में ईयरफोन लगाए हुए हैं या जो भी कर रहे हैं वो करते रहेंगे और ये सुनते रहेंगे। 2 बार 3 बार सुनेंगे, आपका टोटल का टोटल क्लियर हो जाएगा। खोखा किन मामलों में अपवाद था, है ना? तो यहाँ देखेंगे खोखा, यहाँ जो है 20 के दांत शीर्षक पाठ से लिया गया है खोखा। तो सेन साहब की जो 5 लड़कियां थी और ये पूरी तरह से नाउम्मीद हो गए थे कि जो है खोखा या कोई पुत्र की प्राप्ति होगी। तो खोखा जो है उस समय खोखा का जन्म हुआ जब सेन साहब नाउम्मीद हो गए थे, है ना? नाउम्मीद हो गए थे, तो इसलिए खोखा जो है जीवन के नियम का अपवाद था। साथ ही सेन साहब जितने भी घर में नियम लगाए थे वो सारे नियम खोखा पर लागू नहीं होते थे, इसलिए जीवन के नियम के साथ साथ जो है ये घर के नियमों का भी अपवाद था। ठीक है ना? चलिए, अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी कौन थी और वह उसकी पारिवारिक स्थिति के बारे में। तो अभी बताए हैं लक्ष्मी के बारे में ना। लक्ष्मी जो है वहाँ पर देखेंगे ये उड़ीसा का जो ये पूरी कहानी है, लक्ष्मण का जो है, लक्ष्मी का पति का नाम लक्ष्मण था। ठीक है ना? और उसकी पारिवारिक स्थिति के बारे में आप पूरा जानते हैं, काफ़ी दयनीय स्थिति थी। लक्ष्मण जो कुछ कलकत्ता से भेजता था कमा करके, वह उससे उसका घर परिवार नहीं चल पाता था। गांव के जमींदार के यहाँ वो जो भरण पोषण करती थी, वो उसके छीट-फूट कुछ काम करती थी, जो कुछ मिलता था उसी से। तो उसका जो है थोड़ा सा दयनीय स्थिति का वर्णन कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, मंगमा का अपने बहू के साथ किस बात के लिए विवाद था? तो ये छोटी सी बात है, दही वाली मंगमा शीर्षक बात को लेकर के। तो मंगमा का जो है उसकी बहू जो है, मंगमा की बहू जो थी अपने बेटे को किसी बात को लेकर पीट रही थी, है ना? और मंगमा को पोते की पिटाई देख करके जो बहू को कुछ बोल दी, कुछ बातें कह दी, जिसको लेकर के बहू और सास में झगड़ा हो गया, है ना? तो मंगमा जो है, ये जो कहानी है पूरी तरह से बहुत ही जो घर परिवार में कुछ छोटी छोटी बातों के लिए विवाद हो जाता है, तो वैसे ही जो है बहू के द्वारा अपने बेटे को पिटाई कर रही थी, उसी को लेकर मंगमा ने कुछ बहू को कह दिया और इस तरह से जो है मंगमा का अपने बहू के बीच जो है विवाद शुरू हो गया। अगला देखेंगे, सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती है? तो ये आप देखेंगे कौन सा पार्ट से लिया गया है ना? ये कौन सा है ना? धरती कब तक घूमेगी, ये शीर्षक पाठ से लिया गया है। सीता अपने बेटे और बहुओं के व्यवहार से काफ़ी जो है मर्माहत थी, बहुत ही उसको दुख होता था, चूँकि सीता अकेली थी और सभी पुत्र उनके मिलकर भी सीता का भरण पोषण नहीं कर पा रहे थे। इतना कुछ सब कुछ देख रही थी, बहुओं का ताना सुनना पड़ता था, बेटे का व्यवहार सही नहीं था। यही सब देख कर के सीता को काफ़ी घुटन होता था, सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस करती थी। ये सारी बातों देख कर के घर के सभी लोगों का, घर परिवार के लोगों का जो भी बिहेव था उस सब को लेकर के। अगला है, कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता है? तो ये घनानंद का लिखा हुआ, घनानंद जी हैं। घनानंद जो है इनकी प्रेमिका थी, क्या नाम था? सुजान। तो ये वन साइडेड प्रेम करते थे सुजान से। तो कवि जो है अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहते हैं, ताकि सुजान को आभास हो जाए कि उसके प्रेम में कोई व्यथित है, कोई दुखी है, और शायद सुजान को ये आभास हो जाए और सुजान को भी घनानंद से प्रेम हो जाए। इसलिए घनानंद अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहते हैं। अगला देखेंगे, मेरे बिना तुम प्रभु, केंद्रीय भाव क्या है? मेरे बिना तुम प्रभु, यहाँ देखिए रेनर मारिया रिल्के का लिखा हुआ, विदेशी राइटर हैं।
रेनर मारिया रिल्के कहते हैं कि मेरे बिना तुम प्रभु तुम्हारा क्या होगा, है ना। जब हम नहीं रहेंगे तो तुम्हारा क्या होगा, चूँकि प्रभु तुम्हारा निवास जो है हमारे अंदर है। तो हम अगर सही नहीं रहेंगे तो तुम नहीं रहोगे, बेघर हो जाओगे। ये सारी बातें जो है कुछ ये बोले हैं जिसका जो है केंद्रीय भाव आपको स्पष्ट करना है, जो कि समझ में आए कि वो बोले क्या है, उसका अर्थ क्या निकलता है, मेरे बिना तुम प्रभु का। अगला क्वेश्चन है, माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती करना क्यों नहीं चाहती है। क्योंकि माँ जो है, माँ को इस बात का एहसास है कि जो अस्पताल होता है वो क्या है, वह एक गौशाला की भांति होता है, जहाँ पर अनाथ पशुओं को ले जाकर बांध दिया जाता है और उसे ढंग से खाना नहीं दिया जाता है, मारा पीटा जाता है। इन्हीं सभी बातों को माँ जानती है कि अस्पताल में किस तरह से पागलों को रखा जाता है। इसलिए माँ जो है मंगू को अस्पताल में भर्ती करना नहीं चाहती है, चूँकि वह मंगू से बेइंतहा प्यार करती है। आगे देखेंगे, भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है। भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है। तो भारत माता उस समय की बात है जब भारत माता अंग्रेजों की गुलामी के जंजीरों में जकड़ी हुई थी और भारत माता को आज़ाद कराने के लिए कोई भी उसके संतान आगे नहीं आ रहे थे। राष्ट्रवाद की भावना जागृत थी ही नहीं किसी के अंदर, इसलिए वह घुट घुट कर जी रही थी और उनके साथ परायों की तरह व्यवहार किया जाता था। इसलिए भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है, ठीक है ना। अब सुन रहे होंगे, इसको आप 2 बार 3 बार सुनेंगे, पूरे वीडियो को 2 बार 3 बार सुनेंगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी बात है, जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण कैसी बनी हुई है। तो जाति प्रथा जो है बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण इसलिए बनी हुई है क्योंकि जाति प्रथा लोगों को, है ना, उनके जाति आधारित ही कार्य करने पर जोर देता है। वो जिस जाति के हैं उसी जाति का जो कार्य तय है उसी कार्य को करने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाता है, बलपूर्वक उन्हें वही कार्य करने दिया जाता है। यहाँ तक कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कभी किसी कारण से उनको अपना पेशा बदलने का जो है मतलब आ जाता है कि पेशा बदलना पड़ेगा, फिर भी वो भूखे मर जाएं लेकिन पेशा बदलने नहीं दिया जाता है समाज में। इसलिए जाति प्रथा जो है बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है, क्योंकि वह अपने मन से कोई पेशा चुन नहीं सकते हैं। अगला देखेंगे, कवि किसके बिना जगत में जन्म लेना व्यर्थ मानते हैं। तो राम नाम के बिना, सीधे जानते हैं, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम नाम के बिना कवि इस जगत में जन्म लेना व्यर्थ मानता है, ठीक है ना। अगला देखेंगे, वली अमाल का चरित्र चित्रण करे। वली अमाल, अब देख रहे हैं वली अमाल का चरित्र चित्रण करना है। तो यहाँ पपाती और वली अमाल जो है उसकी बेटी थी पपाती, जो है मेनिंजाइटिस रोग से जो है पीड़ित थी और वह जो है बहुत ही कर्मठ महिला थी, है ना। अपने बेटी को बचाने, बेटी से बहुत प्रेम करती थी और बेटी को बचाने के लिए मदुरई शहर लाई थी बड़े अस्पताल में, और वहाँ पर वो मारी मारी फिरती है। बहुत कुछ करने के बाद भी बेटी को जो है वह अस्पताल में भर्ती कर नहीं पाती है। तो वली अमाल के बारे में चरित्र चित्रण करना है। अनपढ़ और एक विधवा एक महिला है वली अमाल, ये जो है आप देख रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला देखेंगे, परंपरा का ज्ञान किसके लिए और क्यों आवश्यक है। तो परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है, तो जो परंपरा जो चली आ रही है, जो उसको बदलना चाहते हैं, जो लकीर के फकीर नहीं हैं, जो बिना सोचे परंपरा को निभाना नहीं चाहते हैं, उस पर विचार करना चाहते हैं, तो उन्हीं के लिए परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। क्योंकि वे लोग इस समाज में जो बहुत ऐसी कुरीतियाँ, बहुत ऐसे परंपराएं हैं जिसको निभाना कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन बिना सोचे समझे अगर उस परंपरा को निभाते हैं तो वो उनके लिए ये सोचते हैं कि वो हम नहीं करेंगे, हम उसके बारे में सत्य की पहचान करेंगे तब जाके उस परंपरा को मानेंगे। तो वैसे व्यक्ति जो लकीर के फकीर नहीं हैं, उनके लिए परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे मानते हैं। तो गांधी जी जो है, जो यांत्रिक होगा, जो भी सच्चरित्रता पर डिपेंडेड होगा, निर्भर होगा, उस शिक्षा को वो बढ़िया मानते हैं, क्योंकि उसमें इंद्रिय बोध शामिल होती है, जिससे हम बच्चे को शुरू में पढ़ाना नहीं है, हमें बच्चों को
बस इंद्रिय बोध कराना है। तो उसमें सत्य, अहिंसा, बहुत ऐसी बातें हैं, आचरण, वो सब सिखाएं, तब जाकर वह शिक्षा के साथ साथ इन सारी बातों की जानकारी देना, वही सबसे बढ़िया शिक्षा कहलाता है। कबीर रस खान ने माली मालिन किसे और क्यों कहा है? तो कबीर रस खान ने माली और मालन, राधा और कृष्ण को कहा है, चूँकि जिस प्रकार माली और मालन से फूलों की बगिया हरदम महकती रहती है, लहलहाती रहती है, ठीक उसी प्रकार राधा और कृष्ण से ये प्रेम रूपी वाटिका हरदम गुलजार रहती है। इसलिए कबीर रस खान ने माली और मालन, कृष्ण और राधा को कहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन तरीका अपनाया? तो बहू जो नजम्मा थी और सास का नाम मंगमा था। बहू को इस बात का पता चल गया कि हो सकता है कि सास जो है अपनी जो धन जमा की हुई है वो रंगब्बा को ले जा कर के दे देगी। इसलिए बहू ने एक तरीका अपनाया, अपने पुत्र को मंगमा के पास भेज दी, यानी पोते को दादी के पास भेज दी। इस प्रकार पोते को पाकर दादी खुश हो गई और मंगमा बहू के इस तरीके को समझ नहीं पाई और दोनों के बीच फिर से सुलह हो गया। यही तरीका बहू ने सास को मनाने के लिए किया। अगला क्वेश्चन है, कवि जनता के स्वप्न को किस तरह चित्र खींचता है? तो ये जनता जो है, कवि जो जनतंत्र का जन्म हुआ, जनतंत्र का जन्म यानी कि राष्ट्रवाद का उदय हो गया। अब जो गुलामी के जंजीरों में जकड़े हुए जो भी लोग थे, जितने भी कुछ हो रहे थे, उन सब के लिए एक बात कवि ने कहा है कि अब जो है जनता जाग चुकी है ना, उनके हुंकारों से, है ना, उनके महलों की नींव उखड़ जाएगी, है ना। और जो है अब जनता का ताज जो है जनता के सिर पे होगा, कोई दूसरा उस पर आकर के अपना आधिपत्य नहीं जमाएगा। ये सारे स्वप्न के चित्र जो है कवि खींचता है। अगला देखेंगे, जो नर दुख में दुख नहीं माने, इसका एक कंचन माटी जाने, है ना। जो व्यक्ति दुख में दुख को नहीं मानता है, महान आदमी कौन है? जो व्यक्ति दुख में हो या सुख में हो एक समान बना रहता है और कंचन यानी कि सोने को भी मिट्टी के समान समझता है। दूसरे का कंचन, दूसरे के सोने को मिट्टी के समान होता है, यानी लोभ मोह अभिमान उसके अंदर नहीं होता है। वही व्यक्ति यहाँ बात कर रहे हैं कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, तो वह व्यक्ति सबसे महान व्यक्ति है। जो नर दुख भी हो तो भी दुख न माने, या सुख हो तो भी जो है कुछ आगे अपना बड़प्पन या कुछ गांव समाज में कुछ ऐसा न करे ताकि जो है लोग को दुख हो। तो दुख में दुख नहीं माने या सुख में सुख नहीं माने, एक समान बना रहे, वही व्यक्ति जो है महान बन जाता है। तो जो नर दुख में दुख नहीं माने, इसका भावार्थ आप लोग जो है अब देखे हैं, जो पढ़ाए हुए हैं, आप लोगों को शुरू से ही पढ़ाए हुए हैं, ये सारा चीज़ नोट भी करा दिए हैं। जिनको चाहिए नोट वो हमसे संपर्क कर लेंगे, कमेंट में देंगे, हम उनको नोट्स भेज देंगे, PDF भेज देंगे। अगला देखेंगे पपाती कौन थी, है ना। पपाती कौन थी, शहर क्यों लाई गई थी? तो पपाती जो वली जमाल की पुत्री थी और वह मेनिंजाइटिस रोग से पीड़ित थी। पपाती जो है मेनिंजाइटिस रोग से पीड़ित थी। गांव के अस्पताल में जब ले जाया गया तो वहाँ के डॉक्टरों ने वली जमाल को पपाती को शहर ले जाने का सलाह दिया कि जल्द से जल्द पपाती को शहर ले जाए, मदुरई शहर, जहां उसका बेहतर इलाज हो सकता है, नहीं तो पपाती मर जाएगी। इसलिए पपाती जो है गांव से शहर लाई गई थी जहां बेहतर इलाज हो सके, मदुरई शहर। कवि ने डफाली किसे और क्यों कहा है? कवि ने डफाली किसे और क्यों कहा है, यहाँ देखेंगे। ये जो है कवि जो है वैसे नेताओं को डफाली कहा है जो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात करते हैं, जो अपनी विद्वता का, जो अपने अच्छाई का डाफ बजाते रहते हैं, ढोल पीटते रहते हैं, वैसे लोगों को जो है कवि ने डफाली कहा है। क्योंकि यह जो है भारत में अब जो है भारतीयता दिख नहीं रहा है कवि को। सारे लोग जो है अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं और
इस तरह से उन सारे नेताओं को डफाली कहा है कवि ने, उन सारे नेताओं को डफाली कहा है कवि ने जो क्या कर रहे हैं, अपनी बड़प्पन का गुणगान, अपने बड़प्पन का जो है क्या कर रहे हैं, ढोल पीट रहे हैं। डाफ, डाफ माने होता है ढोल, होता है डाफ, डाफ माने होता है ढोल, और उसी को पीट रहे हैं, है ना। तो कभी उन नेताओं को डफाली कहा है जो अपने बड़प्पन का ढोल पीट रहे हैं कि हम ही महान आदमी हैं। आगे देखेंगे मंगमा का चरित्र चित्रण करें तो मंगमा जो है बहुत ही कर्मठ महिला है, औलूर के पास वेंकटपुर के रहने वाली है, जो दही बेचती है ना, और अपने परिवार का जो है बढ़िया से, है ना, क्योंकि घर की मुखिया है, प्रमुख पात्र है, तो वह जो है अपने परिवार को अच्छा से, अपने बेटी बहू के साथ रहती है और चाहती है कि सब कोई उसका बात माने, वो घर की मुखिया बनकर रहे। तो ये मंगमा का चरित्र चित्रण बहुत ही ईजी है, आप कर पाएंगे, ठीक है ना। आगे देखेंगे, अभी आप सुनते रहेंगे, थोड़ा सा और है, और इसमें से 10 क्वेश्चन रहेगा, 10 रहेगा। अगर ये जो है आप अगर नहीं रहा तो आप फ़ोन करेंगे कि हाँ नहीं रहा, कमेंट में लिखेंगे, क्योंकि ये इस बार इसी में से रहेगा। 10 रहेगा, ये 10 का 10 रहेगा, इसमें से 10 में से 9 भी हो सकता है, लेकिन 10 ही रहेगा। 9 होगा तो भी आप मतलब मान लीजिए कि हाँ 10 ही रहेगा। चलिए, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है, यहाँ देखेंगे कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है। यहाँ कृष्ण की छवि ऐसी है, कृष्ण की छवि ऐसी है, तो वह एक बार जो कोई देख ले तो वो चित्त चोर माने यानी दिल को चुरा लेते हैं, हृदय को चुरा लेते हैं। ये माखन चोर की बात नहीं कर रहे हैं, कि चित्त को चुरा, चित्त चोर कहा गया। कवि ने कृष्ण को चोर कहा है चूँकि एक बार कृष्ण की छवि पर जिसकी नज़र, है ना, यहाँ लिखा है जयदंत नानन लगियो, यानी कि जिस दिन कृष्ण से आंखें चार हुई, है ना, तो ये पलक ओट नहीं कर सकूं, यानी कि पलक झपकाना तक लोग भूल जाता है। तो जिस तरह से कृष्ण को देखते ही, उसकी छवि को देखते ही दिल का उनका चोरी हो जाता है, इसलिए यहाँ कृष्ण को चोर कहा है कवि ने। आगे देखेंगे, भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है। यहाँ देखेंगे किस तरह सुदूर भविष्य को जोड़ता है। तो यहाँ बताया गया है कि भारत जो है ऐसा नहीं है कि आधुनिक युग में जी रहा है तो प्राचीनता को छोड़ते जा रहा है। ये प्राचीन ज्ञान और नवीन विज्ञान सबको एक साथ लेकर चलता है, प्राचीन ज्ञान और नवीन विज्ञान एक साथ लेकर चलता है। यहाँ देखेंगे तो मैक्स मुलर महोदय ने कहा कि भारत जो है अतीत और भविष्य दोनों को जोड़ देता है, यानी कि प्राचीन ज्ञान और नवीन विज्ञान एक साथ लेकर चलता है। इसीलिए कवि ने यहाँ मैक्स मुलर महोदय ने कहा कि भारत जो है अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है। चलिए अगला देखेंगे, बहादुर का चरित्र चित्रण करना है। तो बहादुर बहुत ही ईमानदार और मेहनती लड़का था, है ना। ये नौकर बनकर जब आया, यहाँ पर नौकर बनकर जब आया, तो ये कवि, यहाँ लेखक के ये कहानीकार जो हैं, यहाँ पर देखेंगे कहानीकार के जब घर ये नौकर बनकर आया तो घर में सभी लोगों को काफ़ी सुख मिला, ठीक है ना। और बहादुर जो था ही बहुत ही ईमानदार, है ना, बहुत ही मेहनती, वो जो है हर काम को बहुत ही बारीकी से करता था, सबको बड़ा ही खुश रखता था। फिर भी वो 12-13 साल का जो लड़का था और सबको सिखा गया कि नौकर जो है क्या होता है, उसके चरित्र के बारे में बताएं, तो इन सारी बातों को देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लखनऊ तथा रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध था। तो यहाँ देखेंगे लखनऊ में जन्म हुआ और रामपुर कुछ यहाँ 6 साल तक रहकर ही चले गए रामपुर अपने पिता के साथ, जहाँ पर इन्होंने नृत्य की शिक्षा पाई और सारे कर्मकांड हुए। यह कह सकते हैं लखनऊ जन्मभूमि और रामपुर कर्मभूमि। ये हो गया आपका जन्मभूमि, है ना, और रामपुर कह देंगे कर्मभूमि, है ना, ये कर्मभूमि, ठीक है ना। तो इस तरह से लखनऊ में जन्म हुआ, अस्पताल में, है ना, बसंत पंचमी के एक दिन पहले हुआ था इनका जन्म, ठीक है ना। और ये अस्पताल में जन्म हुआ जहाँ इनका बचपन बीता, और उसके बाद ये चले आए रामपुर, है ना,
जहाँ ये अपना कर्म किए, नृत्य की शिक्षा पाए और सब कुछ यहाँ पर हुआ। तो इस तरह से लखनऊ तथा रामपुर से बिरजू महाराज का जो है क्या है कि संबंध था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नदी और कविता। यहाँ पर देखेंगे नदी और कविता में लेखक क्या समानता पाते हैं। तो नदी और कविता के बारे में बता दें तो जिस प्रकार शुक्ल जी बताते हैं, है ना, कि नदी जिस प्रकार जल से रिक्त नहीं हो सकती, वैसे ही कविता शब्द से रिक्त नहीं हो सकती, एक समानता। दूसरी समानता ये है कि नदी में कहाँ कहाँ का जल आकर समाहित हो जाता है, कोई नदी को फर्क नहीं पड़ता है। ठीक उसी प्रकार कौन कौन से अक्षर, कौन कौन से शब्द कहाँ कहाँ से आकर कविता का रूप धारण कर लेती है, बिंबमालाएं बन जाती है। तो ये दूसरी समानता नदी और कविता, यानी कि कह सकते हैं कि ये नदी और कविता में यही समानता है। पहला समानता तो हो गया कि नदी जल से रिक्त नहीं हो सकती, कविता शब्द से रिक्त नहीं हो सकती। दूसरा जो है इसमें बता सकते हैं नदी में कहाँ कहाँ से पानी आकर एकाकार हो जाता है, उसी प्रकार से कविता में भी कहीं कहीं से शब्द अक्षर आकर के एकाकार हो जाते हैं। ये सारी समानताएं नदी और कविता में है ना। अगला देखेंगे, यहाँ पे मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था। तो संतु को इस बात का डर था कि अगर मछली को छुएंगे तो मछली काट लेगी, है ना। तो इसलिए जो है मछली को छूते हुए संतु हिचक रहा था, नहीं छू रहा था। ये विनोद कुमार शुक्ल अपनी कथा, विनोद कुमार शुक्ल के छोटे भाई का नाम था संतु, जो मछली को छूते हुए हिचक रहा था। यहाँ देखेंगे शिक्षा का ध्येय, शिक्षा का ध्येय, यहाँ पर शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते हैं। गांधी जी कहते हैं कि शिक्षा का ध्येय, शिक्षा का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब वह शिक्षा बच्चों के सर्वांगीण विकास करे। शिक्षा में स्वास्थ्य, बुद्धि, है ना, संवेदात्मक ज्ञान, हर चीज़ का जो है उसे जो है ज्ञान मिले, है ना, और वो सभी ज्ञान यांत्रिकी हो जो कि शुरू में ही जो है वह प्राप्त कर ले, तो वह शिक्षा का ध्येय जो है वही शिक्षा का असली ध्येय होगा। अगला देखेंगे, हिरोशिमा में मनुष्य के साखी के रूप में क्या है। हिरोशिमा में देखेंगे तो हिरोशिमा में मनुष्य के साखी के रूप में जब वहाँ एटम बम गिराया गया अमेरिका के द्वारा जापान पर, हिरोशिमा शहर पे, तो वहाँ पे ये साखी यानी प्रूफ क्या मिला, तो उजड़े हुए सड़क, उस पे गच बने गए थे ना, वो झुलसे हुए पत्थर, इधर उधर जो है मनुष्य का जो है छायाएं चारों तरफ दिखने को मिल रही थी। ये सभी जो है हिरोशिमा में साखी के रूप में मौजूद थे, ठीक है ना। अगला है, कवि अगले जन्म में क्या बनने की संभावना करता है। तो कवि जो है यहाँ पर देखेंगे, ये बंगाल के कवि जो हैं, यहाँ बंगाली कवि हैं, जो उनको अपने जन्मभूमि से काफ़ी जो है लगाव है और ये चाहते हैं कि अगले जन्म में जो है क्या बने, अगले जन्म में फिर हम बंगाल में लौट कर आएँ, लौट कर आऊँगा फिर एक दिन। तो यहाँ देखेंगे चाहे वो कौन कौन सी बनना, वो सोचते हैं कौन कौन सी बनेंगे, उल्लू, अबाबिल, हंस, है ना, ये सारे चीज़ जो है बनने की बात कहते हैं कि हो सकता है कि सारस बन जाऊं, हंस बन जाऊं, अबाबिल बन जाऊं, ये चीज़ जो है बन जाऊं, हो सकता है। चूँकि मनुष्य का जीवन दोबारा उन्हें 14,000 के बाद ही मिल पाएगा, 14,000 योनियों के बाद ही मिल पाएगा। तो अगले जन्म में तो वो तो फिर मनुष्य रूप धारण नहीं करेंगे, तो इसलिए हो सकता है कि कोई चिड़िया, पशु या कोई पक्षी बन जाए, है ना, अबाबिल बन जाए या सारस बन जाए या हंस बन जाए, है ना। तो इन सब चीज़ों की बनने की संभावना वो जताते हैं। अगला देखेंगे, बड़े डॉक्टर के आदेश के बाद ही पपाती भर्ती क्यों नहीं हो पाती है। तो देखेंगे बड़े डॉक्टर
जो थे वो विदेश से अभी अभी मेनिंजाइटिस रोग के कुछ दवाओं के बारे में पढ़ कर आए थे, और वो चाहते थे कि जो है पपाती का स्वयं इलाज करें। इससे क्या होगा कि जो पढ़ कर आए हैं उसका जो है रिसर्च भी हो जाएगा और उसका जो है जांच भी हो जाएगा। इसीलिए बड़े डॉक्टर ने आदेश दिया था कि पपाती को जल्द से जल्द हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया जाए। लेकिन अस्पताल के जितने भी कर्मचारी थे वे संवेदनहीन थे। वे इतने संवेदनहीन थे कि अंत तक वली अमाल अपनी बेटी पपाती को लेकर मारी मारी फिरती रही। फिर भी जो है उनकी संवेदनहीनता, कर्तव्यहीनता के कारण पपाती जो है बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाती है। सीता का चरित्र चित्रण करें। तो सीता का चरित्र चित्रण करने की बात है तो सीता आप तो जान ही रहे हैं, सीता जो अपने बच्चों से किस तरह से दुखित है, बहुओं के साथ किस तरह बहुओं का बिहेव किस तरह से सीता के साथ है, तो वो चरित्र चित्रण आप कर लेंगे। इसको बढ़िया से पढ़ाए थे, नोट भी करा दिए हैं। फिर से अगर चाहिएगा तो हमें कमेंट करेंगे, हम आपको भेज देंगे। चलिए अब देखें शानदार लबादा किसका और क्यों गिर जाता है। ये रेनर मारिया रिल्के का लिखा हुआ है ना, मेरे बिना तुम प्रभु। तो ये भगवान का शानदार लबादा गिर जाएगा, भगवान का जो है शानदार लबादा गिर जाएगा, क्योंकि उनका जो है भगवत जो कृपा है अगर वो समाप्त हो जाती है तो उनका जो है ये भक्ति का जो है लबादा जो ओढ़ रखे हैं वो गिर जाएगा, मनुष्य का उन पर से विश्वास उठ जाएगा। इसलिए रेनर मारिया रिल्के कहते हैं कि शानदार लबादा भगवान का गिर जाएगा। अगला है मनुष्य की छायाएं कहाँ और क्यों पड़ी, हिरोशिमा शीर्षक से लिया गया है। जबकि चूँकि देखिए यहाँ पर थोड़ा फिर इसकी बात कर लें। चूँकि छाया बनने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की, किसी वस्तु की आवश्यकता होती है। छाया किस पे बनेगा, कोई ऑब्जेक्ट चाहिए। लेकिन जब एटम बम का प्रयोग किया गया अमेरिका के द्वारा तो सजीव और निर्जीव सभी के सभी एकदम से स्वाहा हो गए, जलकर राख हो गए। मनुष्य की छायाएं जो है जो जलकर राख होकर इधर उधर पड़नी थी, तो वो सारा का सारा जो है छाया किस पे बनेगा, कुछ तो रहा ही नहीं। इसलिए मनुष्य की छायाएं चारों दिशाओं में है ना छायाहीन होकर के चारों तरफ जो है पड़ रही थी। अगला बहादुर को पहली बार दिखे, अपने शब्दों में वर्णन करें। तो बहादुर को पहली बार दिखा गया तो वह उसका कद ठीकना था, चौकैट शरीर था, है ना। वह जो है उजला कलर का है ना, हाफ जो है हाफ शर्ट जो है कहा जाता है, हाफ शर्ट पहना था उजला कलर का, और हाफ ही जो है क्या पहना था, नेकर पहने हुआ था, नेकर पहने हुआ था। और भूरे रंग का जो है साले साहब का जो जूता था वो पहने हुआ था और आँखों को बुरी तरह मलका रहा था। उसके बाद अपने गले में स्काउटों की तरह एक जो है रुमाल लपेटे हुआ था, है ना। तो बहादुर को पहली बार देखने में यही चीज़, ये सारा चीज़ वर्णन आपको कर देना है। चलिए तो ये आप देखें, ये जो क्वेश्चन है 45, 10 क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। आप सुने होंगे गौर से, तो गौर से सुने होंगे तो इसको देखे होंगे, और ये गारंटी इसी में से रहेगा, कोई दूसरा नहीं पढ़ने का ज़रूरत है। आप मेरा विश्वास करें, कोई ये फेक वीडियो नहीं है कि आप जो है इधर उधर आप करेंगे। ये आपका 10 इसमें से ही रहेगा, 9 भी रहेगा तो आप मानेंगे कि हाँ चलिए 10 हो गया। ये अगर दोनों बुक अगर पढ़ें, गोधुली भाग 2 और ये पतला वाला जो होता है वो दोनों पढ़ेंगे तो क्या होगा कि सैकड़ों क्वेश्चन निकल कर आएंगे। लेकिन उसमें से आपको 45 जो अभी अभी हम याद करवा दिए, आप सुने होंगे, अगर नहीं हो रहा है तो एक बार और आप रिप्ले कर करके एक बार और सुन लीजिए। देखने की क्या ज़रूरत है, बस रख लीजिए, कान में ईयरफोन लगा लीजिए, सुन लीजिए, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। और ये मेरा चैलेंज है कि निश्चित रूप से यही रहेगा, इसमें से 10 क्वेश्चन रहेंगे। चलिए तो इसके बाद आपको संस्कृत का आपको मिल जाएगा, उसके बाद सोशल का मिल जाएगा, और उतना ही देख लीजिएगा, समय कम है, बहुत सारा देखने का ज़रूरत नहीं है। इसी को देखिए और पूरा का पूरा जो है एकदम 100% पूरा का पूरा लिख कर आएंगे, ये मेरा एकदम दावा है निश्चित रूप से। और एक बार और कह दें
कि जिन जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी समय आएगा तो मैं और बेहतरीन मटेरियल दूंगा। चूँकि अभी एक सप्ताह बाकी है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और ये शेयर करना ना भूलें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर बच्चे लाभान्वित होंगे। चलिए, धन्यवाद।